Okay. So the next portion is somehow surgical portion और जो टॉपिक है which is thyroidectomy. Thyroidectomy के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी बहुत हम डिस्कस करेंगे. Okay. Thyroidectomy is basically removal of thyroid gland. You all know that. अब वो कितना रिमूवल करेंगे, क्या करेंगे, उसके काफी सारे टाइप है, वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं ना. आपको लिखना क्या है, इमेज तो आप लिख नहीं पाओगे है ना, तो जो इमेज में नहीं लिखा वो आपको बाहर से लिख देना, बिकॉज मैं इसको बना रहा हूँ कहीं पे. ये इमेज तो केवल इस चीज के लिए है, बिकॉज ऑफ जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको. ये जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको जो फॉलिकल्स बताए थे कि ये जो फॉलिकल्स है, बीच वाला पार्ट इज नोन एज कॉलॉइड एंड द पेरिफेरल पार्ट इज नोन एज फॉलिकुलर सेल्स. तो देखो इसमें ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको पिंक कलर का, दैट ऑल इज कॉलॉइड. ठीक है, द कॉलॉइड फॉलिकल कंटेंट विद ए प्रिकर्सर ऑफ द थायराइड हार्मोन. और इसमें क्या प्रिकर्सर होता है, थायराइड हार्मोन का प्रिकर्सर इसके अंदर प्रेजेंट है. ग्रेट, बहुत बढ़िया, कोई कमी मत छोड़ो सालो तुम. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड इसमें देखो आप ओके. सेकंड चीज आप देखो इसके अंदर कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल साइड में छोटे छोटे दाने से, दीज आर थायराइड फॉलिकल्स. ओके, माइक्रोस्कोपिकली और थायराइड फॉलिकल्स में छोटी छोटी वेसल्स है. देन उसके बाद में ये जो देख रहे हैं दीज आर थायराइड सेल्स. कौन सी, ये सेल्स. ठीक है, और थायराइड सेल्स को ही आप क्या बोलते थे, फॉलिकुलर सेल्स. एंड दीज आर एपिथेलियल सेल्स, बिकॉज़ ऑफ एपिथेलियम है. कौन सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स होती है, और यही है जो हार्मोन सिंथेसिस करती है. कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, अरे T3 एंड T4. T3 एंड T4 नीचे सिंथेसाइज होता है. नाउ ये येलो कलर की सेल देख रहे हैं बीच बीच में, थोड़ी बहुत ही ज्यादा नहीं है. एंड दीज आर नोन एज सी सेल्स और आल्सो नोन एज पैराफॉलिकुलर सेल्स. एंड दैट दे विल रिलीज द कैल्सीटोनिन. ओके, कैल्सीटोनिन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज हम कैल्सीटोनिन को डिस्कस करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर, नॉट थायराइड के अंदर. ठीक है, ग्रेट. ये क्लियर है. ये हम जो लास्ट क्लास के अंदर देखे थे वो क्रॉस सेक्शन है इसका. अच्छा, इस बीच में रेड कलर का, ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर ब्लड वेसल्स, जो यहाँ की ब्लड सप्लाई है. ठीक है, ओके. तो ब्लड सप्लाई से अब मैं मूव करूंगा ब्लड सप्लाई की तरफ. तो मेरे को अब जो नेक्स्ट चीज बतानी हुई ब्लड सप्लाई, इसकी थायराइड ग्लैंड की, बिकॉज एनाटॉमी वाले पार्ट के अंदर अभी तक हमने थायराइड की ब्लड सप्लाई डिस्कस करी थी. ये डायग्राम आप मेरे साथ बना पाएंगे. ठीक है, ओके. इसको तो मैं साइड कर देता हूँ. यहाँ पर मैं जो है पहला जो है इमेज बनाऊंगा विच इज थायराइड ग्लैंड का. साथ ही साथ आप बना सकते हैं मेरे साथ. तो ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है. इस थायराइड ग्लैंड में जो ब्लड सप्लाई है मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, आर्टरी वाली को. ब्लू वाली को जो है आप वेन से रिलीज कर दीजिएगा. ठीक है, आर्टरी जो है यहाँ पर 3 मेजर आर्टरी है. कितनी मेजर है, 3 मेजर में एक तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है और एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी है. 2 तो ये हो गई, एक तो कौन सी, सुपीरियर. तो जैसे कि मैं यहां पर इंडिकेट कर दूं सुपीरियर साइड से है, तो दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी. आई थिंक इसको बोलने में दिक्कत नहीं आएगी. क्यों, क्योंकि सुपीरियर साइड से आ रही है थायराइड की आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी. कोई इश्यूज के साथ नहीं. नाउ द इंफीरियर साइड में कुछ आर्टरीज मैं एक साथ शो कर देता हूं. इमेजिन करके चले कि दीज आर द inferior thyroid artery. Okay, great. This is second number artery. Artery number 1 is superior thyroid artery and the artery number 2 is inferior thyroid artery. क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे ये देखना है कि किसकी ब्रांच है, कहाँ से आई है, कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी. ओके, so the superior thyroid artery is a branch of external carotid artery. Superior thyroid artery is a branch of external carotid artery. Okay, now what about inferior thyroid artery? So the inferior thyroid artery is also a branch, but branch of what, branch of subclavian artery. subclavian artery से भी एक ट्रंक निकलता है, उसकी ब्रांच होगी. ठीक है, branch of thyro cervical trunk. So this is the branch of thyro cervical trunk, and the thyro cervical trunk is a branch of
सबक्लेवियन आर्टरी। कोई इशू नहीं। तो मैंने अभी तक दो आर्टरी आपको बताई है, फर्स्ट इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड द नेक्स्ट इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये दोनों किसकी ब्रांच है वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। द नेक्स्ट आर्टरी, नेक्स्ट आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट उसको मैं जो स्लाइड में लिख दे रहा हूँ, इधर की तरफ बना दूँ उसको मैं, ठीक है। दिस इज थायराइड IMA आर्टरी, इसको बोलते ही यही है। दिस इज थर्ड आर्टरी विच इज थायराइड IMA artery, and the thyroid IMA artery is the simply branch of aorta, arc of aorta, branch of aorta। तो मैंने तीन बेसिकली आर्टरी लिखी है यहाँ पर, क्या क्या कौन कौन सी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड द थायराइड IMA आर्टरी। थायराइड IMA ब्रांच है किसका? ब्रांच ऑफ aorta। Then inferior thyroid artery is a branch जो ब्रांच है ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड द थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज a branch of subclavian artery। What are the superior thyroid artery? Superior thyroid artery is a branch of external carotid artery। इस इमेज को साथ साथ देख लो एक बार। यहाँ पर ये superior thyroid artery which is a branch of external carotid artery। There is thyroid IMA artery which is a branch of aortas। Then there is थायरोसर्वाइकल ट्रंक, और इस थायरोसर्वाइकल ट्रंक से क्या निकली? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सो दिस इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ग्रेट है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। आप दो पे फोकस करो, उसको सामने साइड में। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ग्रेट है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो। सुपीरियर थायराइड आर्टरी and the inferior thyroid artery। Superior thyroid artery is a branch of external carotid artery and the inferior thyroid artery is a branch of thyrocervical trunk। ठीक है। and the thyrocervical trunk is a branch of subclavian artery। बस ये दो चीजें याद है काफी। कर दिया आइडिया? ठीक है। मेजरली दो ही वेसल्स है जो सप्लाई कर रही है किसको? किसको? थायराइड ग्लैंड को। अच्छा देखो, ये मैंने लेफ्ट साइड में बनाई है, राइट साइड की। लेफ्ट साइड में भी सेम होगी, ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड की भी होगी। चलो अब वीनस ड्रेनेज देख लें। वेन से ड्रेनेज कैसे हो रहा है? चलो, तो एक तो है इसके अंदर सुपीरियर थायराइड वेन, देन है इसके अंदर मिडिल थायराइड वेन, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन। ठीक है। और एक और बना देता हूं मैं इसके अंदर, विच इज इंफीरियर थायराइड वेन। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नाम नहीं है याद करना, है ना। सुपीरियर में है, मिडिल में और इंफीरियर में। थायराइड की वेन है तो थायराइड की वेन, थायराइड की आर्टरी। कहाँ इशू नहीं ना? तो तीन वेन मैंने बनाई है, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन एंड द इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, जब भी थायराइड सर्जरी होती है तो थायराइड सर्जरी में फर्स्ट ब्रांच जो सबसे पहले एक्सपोज होती है विच इज मिडिल थायराइड वेन। सबसे पहले जो एनकाउंटर ब्रांच होगी, जब भी थायराइड सर्जरी को करने जाएगा सर्जन, तो सबसे पहले कौन सी एक्सपोज होगी? मिडिल थायराइड वेन। ठीक है। इसको क्या बोल सकता हूँ? फर्स्ट ब्रांच, इसको जेलो से मत, फर्स्ट वेसल एनकाउंटर ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान जो पहली जो वेसल एनकाउंटर होगी विच इज मिडिल थायराइड वेन। अच्छा, इनके ड्रेनेज भी होंगे कहीं? ड्रेन कहाँ हो रहे होंगे? तो ये दोनों जो वेन है ये इंटरनल जैगुलर वेन में जाकर ड्रेन होती है। सुपीरियर और मिडिल ड्रेन इनटू इंटरनल जैगुलर वेन। याद रखने वाली बातें नहीं है, बस कन्वर्सेशन हो रही है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है। और जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो कहाँ जाएगी? तो वो जाएगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को आर्टरी सप्लाई पता चल गई, वीनस सप्लाई पता चल गई, बस नर्व देखनी है। नर्व क्यों देखनी है? बिकॉज उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर्जरी में। बिकॉज जब नर्व कटेगी तो उनसे प्रॉब्लम आएगी, तो वो मेरे को समझ में जाएगी। तो मैं नर्व बनाऊंगा येलो कलर से, ठीक है। बस 2 नर्व बना रहा हूँ। एक नर्व तो मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, जहाँ भी आपको जगह हो ना सुपीरियर साइड में बना लीजिएगा। मैं तो यहाँ इनर्वेट कर देता हूँ। एक्यूरेसी तो मेरे को रखनी नहीं है एनाटॉमी तक। और एक नर्व में नीचे की तरफ रख देता हूँ, ठीक है। आप इसको कोई दूसरे कलर से बना लीजिएगा, आपके पास हो तो, नहीं हो तो आप 2 कलर मिक्स करके बना लीजिएगा रेड के ऊपर, ठीक है। तो 2 नर्व मैंने इंडिकेट करी है। ऑब्वियसली एक तो अपर पोल की तरफ है और एक लोअर पोल की तरफ है। ये वाली नर्व कौन सी पोल की तरफ है? अपर पोल की तरफ। और ये वाली नर्व लोअर पोल की तरफ है। That nerve is known as external laryngeal nerve. This is known as external laryngeal nerve. Okay. And the external laryngeal nerve के अलावा नीचे की तरफ जो नर्व है, that is an again important nerve. And that is known as recurrent laryngeal nerve. That nerve is known as recurrent laryngeal nerve. देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो इस एरिया की जितनी भी मसल्स है उन्हें सप्लाई करती है। वोकल कॉर्ड के अराउंड जितनी भी मसल्स है उन्हें सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूं मैं? सप्लाई to all muscles except क्रियोथायरॉइड। क्या बोला मैंने? ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये सारी मसल्स को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? क्रियोथायरॉइड को छोड़ के। क्रियोथायरॉइड मसल्स को सप्लाई नहीं करती। तो क्रियोथायरॉइड को कौन सप्लाई करेगा? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। तो ये क्या करेगी? सप्लाई टू क्रियोथायरॉइड, ओके। ना क्रियोथायरॉइड का काम क्या है? क्रियोथायरॉइड जो आप आज की पिच होती है ना, साउंड की पिच, टेंसर मसल्स होती है, टेंशन देती है। तो दैट्स वाई ये जो है ना आवाज़ की जो पिच आती है, पिच को डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? क्रियोथायरॉइड, दैट क्रियोथायरॉइड मेंटेन द पिच ऑफ वॉइस। जो वॉइस है उसकी पिच मेंटेन करता है कौन? क्रियोथायरॉइड। तो अगर एक्चुअली में अब देखो आपको ना 2-3 चीज़ें समझनी है यहाँ पर कि डैमेज होगा तो क्या होगा। लाइक क्रियोथायरॉइड में डैमेज हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होगी तो पिच बिगड़ जाएगी पेशेंट की आवाज़ की, ठीक है, अजीब ही आवाज़ में बोलने लगेगा। और अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में डैमेज हुआ तो हॉर्सनेस हो जाएगी वॉइस के अंदर। तो मैं वहाँ लिखा दूंगा। ये जस्ट मैंने बेसिक डिस्कशन आपसे किया, यहाँ पर ये एनाटॉमी वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। एक बार मेरी बात ध्यान सुन ले, मैंने क्या बोला इसके अंदर, इसको आप बाद में बना लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट सिंपल सी बात है, आर्टरी है, वेन है और नर्व है। 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया, 3 आर्टरी, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड द एक थायराइड आईएमए आर्टरी, सही है। बस आपको ये याद रखना है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देन इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच है किसी सबक्लेवियन आर्टरी की। सबक्लेवियन आर्टरी के बीच में एक और चीज आती है थायरोसर्वाइकल ट्रैक्ट। तो अगर बीच में एक और याद रखना चाहो तो रख लो, बाकी सबक्लेवियन आर्टरी ठीक है। 2 है, एक बची कौन सी? थायराइड आईएमए आर्टरी। आईएमए आर्टरी ब्रांच ऑफ ऑर्टा, सीधी ऑर्टा से आती है, राइट है ना। अब आती है वेन। वेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन कभी आते नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। वेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता तो वो मैंने दिखा दिया। वेन कितनी वेन थी? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर थायरॉइड वेन, सुपीरियर थायरॉइड वेन, मिडिल थायरॉइड वेन एंड ना इंफीरियर थायरॉइड वेन। मिडिल थायरॉइड वेन के बारे में खास बात है कि जब भी सर्जरी होगी थायरॉइडक्टॉमी तो पहली जो वेसल एक्सपोज होती है वो कौन सी है? पहली जो वेसल एनकाउंटर होती है सबसे पहले निकलती है वो कौन सी है? मिडिल थायरॉइड आर्टरी। अच्छा, मिडिल थायरॉइड आर्टरी हर किसी पर्सन में नहीं होती है, एक इंटरेस्टिंग बात है।
मिडिल थायराइड आर्टरी केवल 20 से 25-30% लोगों में प्रेजेंट होती है, हर किसी में नहीं होती। ठीक है, वेन खत्म होगी, अब बची नर्व। तो नर्व कितनी है? 2, एक अपर पोल पे और एक लोअर पोल पे। तो आपसे पूछेगा कि बताओ अपर पोल पे कौन सी है, तो अपर पोल पे कौन सी है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। और लोअर पोल पे कौन सी है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो आपको ये इमेज याद आनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन करें। तो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है? क्रियोथायरॉइड को। और क्रियोथायरॉइड के अलावा जितनी मसल्स उनको सप्लाई कौन करेगी? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। यहाँ तक क्लियर है? क्रियोथायरॉइड मसल का काम क्या है? तो मेंटेन करता है पिच को, इसकी वॉइस की पिच को। ठीक है, कि बारीक बोला जाएगा, पतला बोला जाएगा, पिच वही होती है। ठीक है, आवाज़ कितनी भारी होगी करते हुए। ये दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ थायराइड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको जो है डिटेल में डिस्कशन दूंगा किसका? थायराइडेक्टोमी का। ठीक है, इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा स्लाइड अप कर रहा हूँ, बाकी इमेज को डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी देर बाद में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज थायराइडेक्टोमी। थायराइडेक्टोमी का थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन थायराइड ग्लैंड को कितना रिमूव कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ओके, मैं थायराइड ग्लैंड को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को कितना रिमूव किया जाए उसके बेसिस पे इसके अलग अलग नाम होंगे, क्योंकि भाई पूरी की पूरी रिमूव करना पॉसिबल है नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे ना, तो उस केस में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस भी तो आ जाएंगी। थायराइड ग्लैंड का जो है फंक्शन रुक जाएगा, तो उनके फंक्शंस कौन करेगा? तो पेशेंट में क्राइसिस वगैरह आने के चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं, है ना। तो मिक्सेडिमा कोमा वगैरह जैसे आपने पढ़ा है ना, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि हम थायराइड ग्लैंड को कितना रिमूव कर रहे हैं। मान के चलो कि थायराइड ग्लैंड को अगर कंप्लीट रिमूव किया जाए, कंप्लीट रिमूवल का मतलब कंप्लीट रिमूव कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी, जितना मैं येलो लाइन में बना रहा हूँ इसका मतलब मैं थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर रहा हूँ। तो कितनी थायराइड ग्लैंड रिमूव हुई है? टोटल। तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या? टोटल थायराइडेक्टोमी। दिस इज नोन एज टोटल थायराइडेक्टोमी। व्हाट इज टोटल थायराइडेक्टोमी? या पूरी की पूरी थायराइड ग्लैंड निकाल दी जाए, दिस इज नोन एज टोटल थायराइडेक्टोमी। ओके, लेकिन अगर मान के चलो कि थायराइड ग्लैंड निकाली जाए, उसका एक लोब निकाला, ठीक है, और एक लोब के साथ में उसका क्या रिमूव किया? स्थमस। ये बीच वाला पार्ट तो स्थमस है ना, स्थमस भी रिमूव कर दिया, तो बचा कौन सा? केवल एक सिंगल लोब बचा। तो एक थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, उसका स्थमस निकाल दिया, तो आधी ग्लैंड निकाल दी उसी के लिए आपने, तो इसे बोलेंगे हेमीथायराइडेक्टोमी। दिस इज नोन एज हेमीथायराइडेक्टोमी। लिख लो आप साथ सर। दिस इज नोन एज हेमीथायराइडेक्टोमी। तो हेमीथायराइडेक्टोमी के अंदर एक तो लोबेक्टोमी करी, लोब निकाला, और स्थमसेक्टोमी करी। स्थमसेक्टोमी मतलब स्थमस को भी निकाल दिया। ठीक है, ग्रेट। देन एक होती है सबटोटल। तो सबटोटल के अंदर क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, वो छोड़ दिया, ताकि ये हार्मोन बनाता रहे, थोड़ा बहुत काम चलता रहे। तो इट मींस इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं सबटोटल थायराइडेक्टोमी। दैट इज थर्ड टाइप ऑफ थायराइडेक्टोमी जिन्होंने सबटोटल थायराइडेक्टोमी पूरा लिखने की जरूरत है। गॉट इट? अच्छा, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एक साइड का पूरा लोब, दूसरे साइड का भी पूरा लोब, लमसम थोड़ा तो थोड़ा छोड़ दिया, तो क्या मैंने टोटल थायराइडेक्टोमी हुई है? लेकिन टोटल भी नहीं, नियर टोटल है, नियर टू द टोटल। तो इसे बोल सकते हैं नियर टोटल थायराइडेक्टोमी। फोर्थ टाइप ऑफ थायराइडेक्टोमी, नियर टोटल थायराइडेक्टोमी। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है जिसे नोन एज हार्टले डनहिल प्रोसीजर, AKA हार्टले डनहिल प्रोसीजर। तो टाइप ऑफ थायराइडेक्टोमी आप बता पाएंगे? कितने टाइप की थायराइडेक्टोमी मैंने आपको बताई? 4 तरह की। टोटल कंप्लीट रिमूवल, हेमीथायराइडेक्टोमी एक लोब निकाल दिया, स्थमस निकाल दिया। सब टोटल के अंदर दोनों निकाल दिए, बस उनके एपेक्स वाले पार्ट छोड़ दिए, और जो नियर टोटल है उसके अंदर पूरा निकाल दिया, बस एक वाले लोब का भी थोड़ा सा लोब छोड़ दिया। दैट इज नोन एज हार्टले डनहिल प्रोसीजर। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि पोजीशन क्या देंगे पेशेंट को सर्जरी के दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अलग अलग क्वेश्चन है टाइप है। ठीक है, नाउ द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। साइड में लिख दे रहा हूँ उसको मैं। सो द पोजीशन ऑफ पेशेंट। तो बताएं मुझे कि क्या पोजीशन हो सकती है पेशेंट में थायराइडेक्टोमी के लिए? विच इज नॉन एज, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, विच इज रोज पोजीशन। कौन सा पोजीशन? रोज पोजीशन। बस एक लाइन में, वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोज पोजीशन क्या है। रोज पोजीशन आपको बताना है कि किसके अंदर यूज कर रहे हैं? थायराइडेक्टोमी के अंदर। कैसी दिखती है रोज पोजीशन? एक बार मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा और आप रोज पोजीशन देखें। ये देख पा रहे हैं? तो यह पोजीशन इज नोन एज रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? रोज पोजीशन। अब आपको एग्जामिनर क्या करेगा? इमेज बेस्ड क्वेश्चन देगा, एक इमेज देगा और इमेज के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे आप रोज पोजीशन को? तो रोज पोजीशन में ना पेशेंट के शोल्डर के नीचे क्या लगा होगा? पिलो।
या फिर टॉवल रोल करके लगा रखा होगा, ठीक है। तो ये जो है ना टॉवल जो है आपने रोल किया और रोल करके कहाँ लगा दिया, अंडर द शोल्डर, ठीक है। अब इसकी वजह से हो क्या गया, इसकी वजह से जो नेक वाला पार्ट है अच्छे से विजुअलाइज हो गया ना, तो नेक वाला पार्ट अच्छे से विजुअलाइज हो गया, दैट इज नोन एज रोज पोजीशन, रोज पोजीशन। समझ में आ गई बात? ओके, तो रोज पोजीशन प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, थायराइडेक्टोमी के लिए। ग्रेट है, वो तो लिखने वाली बात है, लिखने वाली बात ये है रोज पोजीशन है, ठीक है। सो रोज पोजीशन के अंदर की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये कि शोल्डर के नीचे क्या रखना है, रोल करके पूरा रखा है, ग्रेट, या फिर जो है टॉवल रख दीजिएगा। ओके, नाउ द एक इसके अंदर कॉटरी हम यूज करते हैं। व्हाट इज कॉटरी? कॉटरी इज बेसिकली जब कट कर रहे हैं तो कट करते टाइम ब्लड तो निकलेगा, तो उस ब्लड को रोकने के लिए कॉटरी यूज करी जाती है। कॉटरी इक्विपमेंट है। अब इसको एक मिनट इधर देख लो, है ना। तो यहाँ पर अब आपको लिखेंगे क्या, कि आप तो इमेज तो बना नहीं पाएंगे, तो एक पॉइंट तो आपने ये लिखा, एक पॉइंट आपने ये बनाया, तीसरे पॉइंट में आप लिख देंगे कि बाई पोलर कॉटरी इज यूज। आपसे सिंपली पूछेगा कि बताओ कि थायराइड सर्जरी में कौन सी कॉटरी यूज होती है, बाइपोलर या मोनोपोलर, तो आपको आंसर करना है बाइपोलर। व्हाट इज बाइपोलर? अब इधर को देखो, एक बार कॉटरी में दिखाता हूँ आपको। तो ये जो इमेज दिख रही है, दिस इज नॉन एज कॉटरी, ठीक है। ये ऑपरेशन थिएटर में इस तरह की मशीन एक टेबल पे हम साइड में रख देते हैं, ये वाली, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास ये रॉड्स होती है जिनको हम इसके अंदर प्लग कर देते हैं, बाइपोलर के लिए, लो हीट के लिए, हाई हीट के लिए, ठीक है। अगर मोनोपोलर चलाना तो एक पोल लगेगा, एक पोल या तो इसमें कनेक्ट करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। अगर हाई वोल्टेज चाहिए तो इसमें, लो वोल्टेज चाहिए तो इसमें। बाइपोलर में दो पोल एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो दो जो लीड है दोनों की दोनों, एक लीड इसमें आ जाएगी, एक लीड इसमें आ जाएगी, लिखा हुआ है इसमें एक बाइपोलर लिख रहा है, इसमें मोनोपोलर लिख रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका सेटअप हो गया, ये इसके पोल्स है, ये दोनों लीड इसके अंदर लग जाएगी, तो आपके पास हाथ में जो है एक पेन की तरह इस तरह का रहेगा। अभी दो काम करती है, एक तो कट करती है, एक कोगुलेट करती है। एक तो क्या करती है, कट करती है। जब इसको चलाऊंगा तो इससे क्या होगा, स्किन कटती जाएगी, जो भी टिश्यू वो करता जाएगा, क्योंकि जब हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक तो काटता जाएगा, और काटने के साथ में ये जो है जो आसपास के टिश्यू ने बर्न कर देगा, जला देगा। जलाने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है जल जाएगी तो ब्लड लीक नहीं होगा, तो इसे बोलता है कॉटरी। तो कॉटरी एक तो जलाने का काम करेगी, सिंपली भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत हिंदी में, कि सिंपली एक तो कॉटरी जला रही है, जलाने के बाद उसे बर्न कर देती है, बर्न करने से ब्लड लीक नहीं हो रहा, पहला काम। दूसरा, काटते हुए आप उसे जा रहे हैं, तो जैसे कि ये मैं कॉटरी चला रहा हूँ, तो कॉटरी चलाने से सिंपली कट जाएगा। अगर मैं मोनोपोलर कॉटरी यूज करूंगा तो वो केवल कटेगा, बाइपोलर से क्या कटेगा साथ साथ जुड़ता भी जाएगा, यानी कि ब्लीडिंग लीक नहीं होगी। और हेमरेज में चांसेस होते हैं, यहाँ पर इतनी सारी ब्लड सप्लाई आपने देखा छोटे से ऑर्गन की होती है, तो इतनी सारी ब्लड, तो इसलिए यहाँ पर बाइपोलर कॉटरी यूज होगी। तो बाइपोलर के लिए आपको देखो ये समझ में आ गया ना, होता है ये जो है ये लीड्स है जिनको आप पेन की तरह पकड़ रहा होता है, सर्जन चला रहा होता है ना। व्हाट इज दिस प्लेट? ये प्लेट जो है ना, देखो करंट तो चाहिए ना कॉटरी को चलाने के लिए, तो करंट जो है वो पेशेंट के पैड के नीचे रखा जाता है। तो ये वाली जो प्लेट है ना, ये पेशेंट जब लेटा हुआ है बेड के ऊपर, जैसे सर्जिकल टेबल के ऊपर लेटा हुआ, तो पेशेंट के बैक के नीचे रख दी जाती है, ठीक है। और इसके साथ कॉटरी को जोड़ देंगे ताकि वो अर्थिंग हो पाए, ताकि वो जो है ना करंट जो है उसकी बॉडी से आर पार हो पाए, तभी तो करंट लगेगा। ग्रेट। ये जो है पेडल होता है, पेडल नीचे रखते हैं ताकि सर्जन से कभी दबा के चला पाए, क्योंकि बार बार तो बटन दबाएंगे नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये स्कैल्पल वगैरह बहुत बेसिक सी चीज़ें, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो रहा है बाइपोलर कॉटरी का। एक दूसरा इमेज है, ये रहा बाइपोलर कॉटरी, ठीक है। जस्ट ऑन करना है, ये आउटपुट है, ये पेडल है जिससे ऑन कर सकते हैं, और ये बाइपोलर कॉटरी, इससे जस्ट काटते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। गॉट द आइडिया? तो यहाँ पर जो कॉटरी यूज करते हैं, बार बार जो मैं आपको कॉटरी बोलता रहता था, दैट कॉटरी इज बाइपोलर कॉटरी। कौन सी कॉटरी यूज हो रही है? बाइपोलर कॉटरी यूज हो रही है। ग्रेट है। चलो देन उसके अलावा एक दो चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पे जो इंसिजन लगता है थायराइडेक्टोमी के अंदर, ये इंसिजन लगाते हैं, ये इंसिजन आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉलर इंसिजन। क्या नाम है इस इंसिजन का? कॉलर इंसिजन। तो थायराइड सर्जरी के अंदर कौन सा इंसिजन लगेगा? कॉलर। आपको बस इंसिजन याद रखना है, कोई इमेज वगैरह भी नहीं आने वाली है, जस्ट आपको सिंपली याद रखना है कि इंसिजन इज कॉलर इंसिजन। कॉलर पे लग रहा है, दैट्स कॉलर इंसिजन, नथिंग एल्स। बड़ी बात क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो दैट्स, मैंने तीन चार चीज़ें आपको बोली, तीन चार चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। क्या क्या चीज़ें मैंने बोली है, एक तो मैं आपको वहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ जो है, टाइप्स ऑफ थायराइडेक्टोमी मैंने बताया, ठीक है। देन उसके अलावा मैंने आपको पोजीशन बताई, पेशेंट की पोजीशन आप देख के बता पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। इसके ऊपर आप लिख दो IBQ। IBQ का मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इनमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आप IBQ हमेशा याद रखेंगे। जो मैंने इमेज दिखाई है इसलिए दिखाई है क्योंकि इनमें इमेज आ जाती है, एग्जाम में आपको इमेज दिखा देगा, फिर वो पूछेगा बताओ कौन सी सर्जरी के लिए या फिर कौन सी पोजीशन है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देन दूसरा बाइपोलर कॉटरी यूज करी जाती है, और कॉटरी वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं इमेज में आते ही आते हैं। वो आपसे सिंपली कॉटरी दिखाएगा और आपसे पूछेगा बताओ मोनोपोलर है बाइपोलर है, आपको पोल देखने कितने, एक में लग रहा है, दो में लग रहा है, उससे पता चल जाएगा। ग्रेटर। चलो उसके अलावा पोजीशन आप पहचान जाओगे, ग्रेटर। देन इंसिजन कौन सा लगाता है? तो कॉलर इंसिजन। तो तीसरी चीज यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, इंसिजन। तो इंसिजन कौन सा लगता है यहाँ पर? कॉलर, COLLOR इंसिजन। तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया, ग्रेटर, बहुत।
ठीक है, ग्रेट। ना होगा थायराइड जब सर्जरी कर रहे होते हैं ना, तो स्किन को थायराइड ग्लैंड को रिट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, दूर करने की जरूरत पड़ती है। और रिट्रैक्ट करने के लिए आपको हमेशा इक्विपमेंट जरूरत लगती है, कौन सी? रिट्रैक्टर्स की। इसकी जरूरत पड़ती है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर भी होती है जो रिट्रैक्ट करें, उस एरिया को दूर करें। तो रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास वो जॉन्स होता है। कौन सा होता है? जॉन्स। तो ये जो रिट्रैक्टर दिख रहा है आपको, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा, आप IBQ करके से याद रख सकते हैं। आपको तो IBQ आप कॉपी पर बना नहीं पाओगे, आप जस्ट एक सिंपली लिखो IBQ और उसके नीचे लिख दो। तो यहाँ पर जो थायराइड सर्जरी है उसके अंदर जो रिट्रैक्टर होता है जॉल्स। कौन सा? जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। ओके, और जितने भी इमेज है ना, इन इमेज के मैं एक PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इन्हें बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब वैसे तो आप कभी देख नहीं पाएंगे ना, बस आप सिंपली याद रखें, यहाँ से इसे रोटेट करते हैं, यहाँ लगा देते हैं और इसको घुमाते तो ये बेसिकली दूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से दूर हो जाता है। जैसे ना जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, बस आपको इमेज दिमाग में बैठानी है। आज जब इसको देख रहे हो ना बोर्ड के ऊपर, तो आज दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमने इसको कहाँ देखा था। हमने इसको थायराइड जब पढ़ रहे थे हम तब देखा था, हमने थायराइडेक्टोमी के अंदर से देखा था, और कितना याद हो जाए आपको काफी। ठीक है, तो थायराइड के अंदर हमने देखा दिस इज मैंने जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसा आता है? इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप तो पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बना के लिख देंगे जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर इज यूज्ड, और आप ऊपर लिख देंगे IBQ टैग लगा देंगे, ताकि आपको पता रहे कि इसकी मुझको इमेज देखनी है कभी जीवन में चल रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे हाँ ना करो भाई, बताओ कहाँ? थायराइड सर्जरी से पहले कुछ मैनेजमेंट हमको करने पड़ते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग ऑफिसर, तो वो देते हैं आप। ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट? सर्जरी से पहले। सर्जरी से पहले क्या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है? तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। क्या हो गया? पेन लगा दिया किसने? मनीषा के पास पेन है क्या? ठीक, तो हम जो है यहाँ पर एक्चुअली प्री ऑपरेटिवली सब्सटेंस यूज करते हैं। मनीषा बोल रही है पता नहीं क्या आज सौगंध खा रखी है, मेरे को जिंदा नहीं रहने देंगे। प्रियंका भी बस हो रही है हल्की हल्की, मतलब पूरा बदला ले लिया आज। ओह माय गॉड, SSKI ल्यूगोल लिख लें आप, प्लीज लिख लें। एक तो SSI यूज करते हैं और एक ल्यूगोल आयोडीन। ठीक है, हम जो यूज करते हैं क्या यूज करते हैं? SSKI और द ल्यूगोल्स आयोडीन, और ल्यूगोल आयोडीन दोनों में से कोई है। ये सॉल्यूशंस है। SSKI का फुल फॉर्म क्या होता है? सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो पेशेंट में जब सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट में दो सॉल्यूशन डाल देते हैं, या तो हम ल्यूगोल आयोडीन डाल देते हैं, या फिर क्या डाल देते हैं? SSKI। व्हाट इज SSKI? SSKI स्टैंड फॉर सैचुरेटेड, SSKI स्टैंड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इज दैट ग्रेट? बहुत बढ़िया। कब? कितना पहले? तो 1 से 2 वीक पहले, 1 to 2 वीक बिफोर सर्जरी। 1 to 2 वीक बिफोर सर्जरी। अब इसका फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि भाई जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड की साइज को कम कर देता है ये सॉल्यूशन, और दूसरी वहां की ब्लड सप्लाई को कम कर देगा। तो उससे मेरा फायदा क्या है? जब सर्जरी हो रही होगी तो ज्यादा मेहनत नहीं होगी, और दूसरा सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो ब्लीडिंग होगी, है ना। तो सर्जरी से पहले ये चीजें करनी होती है। तो एडवांटेज क्या है इसका? दैट सब्सटेंस या फिर सॉल्यूशन रिड्यूस द साइज ऑफ ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। एंड रिड्यूस vascularity. So what will happen then? Decrease the chances of hemorrhage. इजी ना? हेमरेज की चांसेस कम कर देगा। और हेमरेज तो नहीं करवाना है मेरे को, ब्लीडिंग ही तो रुकवानी है। वो जो थायराइड सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हेमरेज, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले क्या एडमिनिस्टर करते हैं? यही है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। SSKI की ज़्यादा अच्छा नाम आता है ल्यूगोल आयोडीन। ये वाला नाम आपको ज़्यादा याद रखना है। कौन सा? ल्यूगोल आयोडीन। व्हाट इज ल्यूगोल आयोडीन? ल्यूगोल आयोडीन इज सब्सटेंस
विच इज यूज्ड बिफोर सर्जरी और द प्री ऑपरेटिवली 1 to 2 वीक बिफोर। कब? 1 से 2 वीक बिफोर द सर्जरी ऑफ थायराइडेक्टोमी, टोटल थायराइडेक्टोमी, टू रिड्यूस द साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड द डिक्रीज द वैस्कुलरिटी। सो पेशेंट में क्या नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, हेमरेज के चांसेस कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा पर चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अमेजिंग। ओके ठीक है, चलो कट कर रहा हूँ दूसरे सीन की तरफ। ओके, सो द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में मैंने पहले दिया SSK, ग्रेट है, कोई इशू खत्म, बात करता हूँ। नाउ द लास्ट पॉइंट टॉपिक है इस पूरे के चैप्टर के अंदर, विच इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, थायराइडेक्टोमी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो तो देखो, फर्स्ट मोस्ट ऑफ द सबसे पहला जो सबसे अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन आएगा ना, अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, आप सोच के मुझे बताओ, आप खुद सोचो, अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ब्लीडिंग हो सकती है, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो सकती है, तो अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग, हेमरेज। सो द अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखना है, विच इज हेमरेज, एंड दिस इज आल्सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, दिस इज आल्सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन को पूछे, विच इज आल्सो हेमरेज। भाई ब्लीडिंग तो किसी में भी हो सकती है। एंड द सेकंड थिंग इज कि अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी जल्दी आएगा, सर्जरी खत्म हुई तो तुरंत हो सकती है ब्लीडिंग। ओके, सो द अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन और द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हेमरेज और द ब्लीडिंग। देन दूसरा चीज यहाँ पर हो सकता है वैसे नर्व इंजरी। अरे हाँ ना करो भाई, नर्व इंजरी। अच्छा, नर्व इंजरी के लिए मेरे पास दो नर्व है यहाँ पर, एक तो कौन सी, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व और दूसरा रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व एंड द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूँ ELN एंड द RLN, ठीक है। एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व एंड द रिकरेंट लेरिंजियल, ऊपर वाले पोल पे तो एक्सटर्नल आ रही थी और नीचे वाले पोल से रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जा रही थी, ठीक है। तो इनमें डैमेज हो जाएगा, और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में अगर डैमेज हुआ, अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में डैमेज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, आपसे सिंपली पूछेगा कि कौन सी नर्व में डैमेज होने की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगा, तो कौन सी नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है। कभी बार हो सकता है सर्जरी के दौरान कट जाए गलती से, या फिर इंजरी हो जाए इस नर्व में। अगर इन नर्व में इंजरी हुआ, डैमेज हुआ, देन दैट विल लीड टू द हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अब वोकल कॉर्ड मूव नहीं करेंगे, इसकी वजह से तो एफोनिया हो जाएगा, साउंड ही आना बंद हो जाएगी। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी के, हेमरेज हो सकता है, नर्व को डैमेज हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव तो इसलिए बोला सर्जरी के बाद हो रहा है, बाकी पेशेंट को हो क्या रहा है रियल में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? भाई सांस नहीं आ रही ना पेशेंट को, पेशेंट को क्या हो रही है, सांस नहीं आ रही। भाई क्यों नहीं आ रही, आप सोच के देखो, आप ना बहुत क्रूशियल जगह पे सर्जरी परफॉर्म करवा रहे हो। कौन सी जगह पे? ट्रैकिया पे, और ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स पे, लैरिंग्स के ऊपर सर्जरी परफॉर्म हुई, लैरिंग्स के क्रिकॉर्ड कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो थी थायराइड, वहां सर्जरी परफॉर्म हुई है। तो इंसिजन लगे होंगे, कट लगा होगा, कट इंसिजन सब चीजें लगी होगी, तो डेफिनेटली वहाँ स्वेलिंग आई होगी। और मान के चलो कि स्वेलिंग अगर ज्यादा आ गई, स्वेलिंग आ गई किसमें, लैरिंग्स में, तो उस कंडीशन को क्या बोलूंगा मैं, लैरिंजियल एडिमा। लैरिंजियल एडिमा मतलब लैरिंग्स में एडिमा, लैरिंग्स में स्वेलिंग। अगर लैरिंजियल एडिमा हुआ तो क्या तुमको लगता है वो सांस को आने देगा?
नहीं आने देगा, नहीं आने देगा तो ये क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देगा, सांस नहीं आने देगा और पेशेंट की जान जा सकती है इस केस के अंदर। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, अगर आपसे कहीं पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट, और भी काफी सारे कॉज हो सकते हैं, बट पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, दिस इज योर लैरिंजियल एडिमा। क्या बता पाओगे? हाँ, है ना, लैरिंजियल एडिमा बनाना लाजमी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो लैरिंजियल एडिमा हो सकता है, और लैरिंजियल एडिमा से क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो आप इसको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग लिखो, लोग अलग लिखाते हैं, मैं सिंपली लिखा रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर थायराइडेक्टोमी इज लैरिंजियल एडिमा। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट पूरा सुनना, वापस सुनना, मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर थायराइडेक्टोमी इज लैरिंजियल एडिमा। व्हाट है, इस क्वेश्चन को ऐसे आइडेंटिफाई करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। या फिर दूसरी चीज हो सकती है, अदर कॉज क्या हो सकता है, टेंशन हेमाटोमा। व्हाट इज टेंशन हेमाटोमा? देखो हेमाटोमा तो आप जानते हैं कि ब्लड इकट्ठा हो गया, और वो ब्लड इकट्ठा हो गया तो प्रेशर लगाएगा, टेंशन लगाएगा, तो उसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम होगी, तो इसमें टेंशन हेमाटोमा, नथिंग एल्स, ओके। सो द टेंशन हेमाटोमा भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर सकता है, लैरिंजियल एडिमा भी कर सकता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, बट द मोस्ट कॉमन कॉज इज लैरिंजियल एडिमा, दैट्स इट, ठीक है। चलो, और क्या हो सकती है प्रॉब्लम, रिकरेंस। रिकरेंस इज द मेजर प्रॉब्लम, कि मान के चलो कि हमने थायराइडेक्टोमी करी, थायराइडेक्टोमी करने के इंडिकेशन क्या, क्यों करें, अरे भाई सर्जरी तो हाइपरथायराइडिज्म के लिए भी कर सकते हैं, टॉक्सिक मल्टी जो नोडुलर गोइटर था उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई कैंसर होगा तो नहीं करेंगे, कैंसर के लिए भी तो कर सकते हैं, तो कैंसर के लिए कर सकते हैं, तो कैंसर तो वापस भी आ सकता है, वापस आ सकता है, मतलब रिकरेंस, ओके। तो रिकरेंस हो सकती है किसकी, कैंसर, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अगेन, जिससे मजा आएगा वापस पढ़ के, जिसको डिस्कशन मेरे को करना है। क्या ये कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गया, इजी थे, बहुत बढ़िया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, ओके, वो समझना, इस स्लाइड को काम में लूंगा, पेज नंबर पॉइंट नंबर 5 के लिए, ठीक है। ये लो कलर, ओके। मुझे बताओ, थायराइड ग्लैंड के पीछे कौन सी ग्लैंड थी? तो अगर थायराइड निकालेंगे तो क्या पैराथायराइड नहीं निकलेगी? अगर थायराइड निकलेगी तो पैराथायराइड नहीं निकलेगी, अगर पैराथायराइड निकलेगी तो क्या डेवलप होगा, हाइपोपैराथायराइडिज्म। ऑब्वियसली बात है, तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपोपैराथायरोडिज्म। क्या ये बात क्लियर है? एंड अब रुको, पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच, ठीक है। पीटीएच करता क्या, पीटीएच ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम को मैनेज करता है, कौन, पैराथायराइड हार्मोन, कौन कौन कौन, पैराथायराइड हार्मोन, ओके। ब्लड में कैल्शियम को कौन बढ़ा रहा है, पैराथायराइड हार्मोन, और कम कौन करता है, कैल्सिटोनिन। क्या बोला मैंने, कि जो थायराइड ग्लैंड थी उसने तो बनाया था कैल्सिटोनिन, और पैराथायराइड ने क्या बनाया, पैराथायराइड हार्मोन। ये दोनों कैल्शियम के ऊपर काम करते हैं। तो पैराथायराइड तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, क्या बोला मैंने, कि पैराथायराइड तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, तो कैल्सिटोनिन उसका उल्टा काम करता है, ब्लड में कैल्शियम कम कर देता है। अब कम कहां से कर रहा है, बड़ा कहां से रहा है, तो वो मैं आपको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा। वैसे नॉर्मली बोन से निकाल रहा होता है, हड्डियों से निकाल रहा होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल रहा होता है। सिंपल याद हो गया, पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। एंटागोनिस्ट हार्मोन कहते हैं ऐसे हार्मोन्स को, जो एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं। क्या इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है? हाँ है। सेम उसी तरह से पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। पैराथायराइड तो ब्लड में ग्लूकोज सॉरी ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है, लेकिन कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम कम कर रहा है। दोनों के बीच में जब बैलेंस रहता है तब जाके कैल्शियम मेंटेन रहता है किसके अंदर, ब्लड में। गॉट द आइडिया? अब मुझे बताओ, अगर पैराथायराइड ग्लैंड निकल गई तो पैराथायराइड हार्मोन कहाँ निकल गया, और पैराथायराइड हार्मोन निकल गया तो क्या ब्लड में कोई कैल्शियम मेंटेन करने वाला बचा? तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो दैट विल लीड टू हाइपोकैल्सीमिया। तो पेशेंट में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे। फर्स्ट इज हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायराइडिज्म से ही क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। अब इनका एक्सप्लेनेशन मैंने समझा तो दिया, लेकिन लिख नहीं रहा मैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि इसको मैं दोबारा लिखूंगा तो यहाँ लिखने से मतलब नहीं, ठीक है, समझा, लेकिन मैंने आपको दिया, ठीक है। ये कब रिप्रेजेंट होता है? सिम्टम्स इसके आते हैं 48 से 72 घंटे के आसपास। अगर ऐसी चीज होनी होगी ना, पैराथायराइडिज्म होना, हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया, तो हाइपोकैल्सीमिया के आपसे वो सिंपली पूछेगा कि पहली बार सिम्टम्स कब आते हैं। तो सिम्टम्स अकर इन
48 to 72 आवर्स। तो अर्लीस्ट फीचर क्या बताया था मैंने आपको? हेमरेज। अर्लीस्ट फीचर क्या बताया था? हेमरेज। हाइपोकैल्सीमिया लोग आंसर कर देते हैं, ये ध्यान रखना। अभी तो मैंने आपको अभी तो आप क्या केवल मेरे से पढ़े हो, लेकिन जब क्या एक बार दो तीन लोगों से पढ़ लेते हैं ना, तो हम क्या सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ थायराइडोटॉमी लिखते हैं, तो उसमें बच्चे लिख देते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अब उनको लगता है हाइपोकैल्सीमिया ऑप्शन में देखा, हाइपोकैल्सीमिया टिक कर दिया। हाइपोकैल्सीमिया होगा, वो लॉजिक भी लगा रहे होते हैं कि थायराइड ग्लैंड निकल गई तो पैराथायराइड निकल गई तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। लेकिन मैंने अलग सीक्वेंस में पढ़ा था, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी आपको ये याद रखना है कि आपसे अर्लीस्ट फीचर अगर उसने पूछा तो आप हेमरेज बताओगे। हाइपोकैल्सीमिया तो होता है 48 से 72 घंटे बाद, अभी नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा? 48-72 घंटे बाद इसके पहले सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, सिम्टम आएगा तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? दूसरा सवाल मैंने क्या बोला कि पहली बार हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम कब आएंगे? 48 से 72 घंटे में। और अगर आएंगे तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? तो सबसे पहला सिम्टम होगा पेरी ओरल नंबनिंग। जो मुंह है उसके चारों तरफ वो बोलेगा पेशेंट कि यार मेरे को ना कुछ जैसे चुभ रहा है, कुछ नम्ब जैसा फील हो रहा है, लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऐसा सुन्न से जैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा चुभने जैसा ऐसा फील होगा। ठीक है, तो पेरी ओरल नंबनेस उसे फील होगी। तो फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा? एंड फर्स्ट सिम्टम जो अकर होगा, पेशेंट खुद बता रहा होगा ना, तो फर्स्ट सिम्टम क्या होगा? पेरी ओरल नंबनेस। पेरी मतलब चारों तरफ, ओरल मतलब ओरल कैविटी के, और नंबनेस होगी मतलब सुन्नपन होगा। So the peri-oral numbness is the first symptom. ठीक है, जैसे आप टिंगलिंग सेंसेशन भी कह लो, टिंगलिंग चुभने जैसा कुछ वैसा कह लो, numbness होता है पेरी-ओरल टिंगलिंग। देन उसके बाद में जो है पैरेस्थीसिया होता है। पेरी-ओरल नंबनेस के बाद में क्या होता है? पैरेस्थीसिया। ठीक है, उसके बाद में जाकर टिटेनी में पहुंचता है पेशेंट, और टिटेनी के बाद में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। क्योंकि डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते ही पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। तो बेसिकली हाइपोकैल्सीमिया से होता क्या है, ये लॉजिक समझना। हाइपोकैल्सीमिया से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या बोला मैंने? हाइपोकैल्सीमिया से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हाइपोकैल्सीमिया से पहले तो पेरिओरल नंबनेस तो फर्स्ट साइन आ गया। जब धीरे धीरे कंडीशन और बढ़ती जाएगी, पहला साइन तो ये आ गया, उसके बाद में पैरेस्थीसिया होगा, हाथ पैरों में और सुन्नपन आता जाएगा। पैरेस्थीसिया मतलब पेरिफेरल जो एरिया में एनेस्थीसिया लगेगा, आपको ऐसा समझो, पैरेस्थीसिया पेरिफेरल एनेस्थीसिया। तो पैरेस्थीसिया में हाथ पैरों जो है और सुन्न होते जाएंगे उसके। थोड़े बहुत टाइम के बाद में उसके हाथ पैरों में टिटेनी हो जाएगी। टिटेनी का मतलब टाइट हो जाएंगे पूरे। टिटनेस नहीं बोला, टिटनेस इज टिटेनी से डिफरेंट। टिटनेस तो बैक्टीरिया से होता है, डिजीज है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। मैंने क्या बोला? टिटेनी, TETANY। क्या बोला मैंने? टिटेनी। टिटेनी जो है वो मस्कुलर स्पाज्म है। टिटेनी में क्या हो रहा है? पूरी बॉडी में मसल। तो पेशेंट को जब बेड पे देखोगे ना, कैसा हो जाएगा? धनुष के जैसा। तो पूरे बेड पे ऐसे पड़ा होगा, एकदम इसी तरह से पोजीशन ले रखी होगी, पूरा टाइट पड़ा होगा, पूरी बॉडी इसमें टाइट कर रखी है। टिटेनी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है बॉडी के ऊपर, मसल्स फ्रैक्चर, मसल बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है मसल्स के इतने स्पाज्म आते हैं। दैट इज टिटेनी। लॉजिक बना रहा है। और टिटेनी जब ज्यादा होगा तो भाई बाकी और मसल्स में तो स्पाज्म आएगा, और अगर मान के चलो डायफ्राम में स्पाज्म आ गया तो मर जाएगा ना पेशेंट, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस मर जाता है। गॉट इट? तो हाइपोकैल्सीमिया ये कर रहा होता है। हाइपोकैल्सीमिया को डिटेक्ट कैसे करते हैं हम? तो ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, चलो ईसीजी में चेंज बता पाओगे कोई? क्या चेंज आता है ईसीजी में? क्यूटी बढ़ जाती है, क्यूटनेस बढ़ जाती है ना, कम कैल्शियम होता है तो क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया से दो साइन आते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन आते हैं। पहला चॉफ्टेक साइन। कौन सा साइन? चॉफ्टेक साइन। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। चॉफ्टेक साइन का मतलब पेशेंट के जो मुंह है, उस मुंह के मार्जिन के साइड में 2 सेंटीमीटर अगर टच करोगे आप, तो पेशेंट का जो मुंह है ट्विच करेगा। पेशेंट को क्या करेगा? ट्विच। क्योंकि नर्व में मैं वेट कर रहा हूँ, तो मसल्स में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम कमी तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगा पेशेंट का जो जिस साइड में, इप्सिलेटरल साइड में, जिस साइड में टच करोगे उसी साइड में क्या करेगा? मसल्स को ट्विच करेगा। दिस इज नोन एज चॉफ्टेक साइन। कौन सा साइन? चॉफ्टेक साइन। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है इसका मीनिंग? टैप ओवर फेशियल नर्व। कौन सी नर्व पे टैप कर रहे होते हैं? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कौन से नंबर के साथ? 7th नंबर। इफ यू रिमेंबर, क्रेनियल नर्व 7 इज फेशियल नर्व। तो टैप ओवर द फेशियल नर्व तो क्या होता है? एप्सिलेटरल साइड में। एप्सिलेटरल साइड का मतलब जिस साइड में आपने टच किया उसी साइड में। एप्सिलेटरल, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, कुछ वर्ड होते हैं। एप्सिलेटरल साइड में क्या होगी? मसल्स की ट्विचिंग होगी। एप्सिलेटरल साइड में मसल्स की क्या होगी? ट्विचिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरा साइन आता है ट्रॉजी साइन। TROSS
ये स्पेलिंग हमेशा परेशान करती है ट्राउजी की। वेट अ सेकंड, TR ट्राउजेस, ठीक है। वापस सही करो उसको। क्योंकि ना इसमें 2-3 साइन है, ट्राउजे है, ट्राउजिए है, वो अलग आएगा, पेनिक्लेटाइटिस में आ जाता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग थोड़ी सही लिखना है। ट्राउजे साइन के क्या बोलेंगे? ट्राउजे साइन, TROSSEAU, ट्राउजे साइन। इसमें क्या होता है ट्राउजे साइन में? इन्फ्लेट BP कफ ओवर द सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसकी वजह से क्या आता है? कार्पोपेडल स्पाज्म आता है। क्या डेवलप होता है पेशेंट में? कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है। जस्ट कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई इसके बेटा, मसल ट्विचिंग बस खत्म। इधर साइड के आगे इप्सी लेटरल, इप्सी IPSILETRAL, इप्सी लेटरल। इप्सी लेटरल मतलब सेम साइड, इप्सी लेटरल मतलब सेम साइड, जिस साइड में कोई काम किया गया, जिस साइड में इंडिकेशन दिया गया, उसी साइड में कुछ हुआ, इप्सी लेटरल से। ओके, और ECG तो आप जानते हैं, हाइपोकैल्सीमिया किसको बताने की जरूरत नहीं। ग्रेट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड और थायराइडेक्टोमी। ये दोनों साइन जो है उनके एक बार मैं दिखाता हूँ, इमेज मेरे पास थी अभी, ये वाली इमेज देखो आप। इन दोनों इमेज के अंदर क्या हो रहा है? इस वाले पर्सन के जो फेशियल नर्व, यहाँ पर फेशियल नर्व इस तरह से निकलती है, ठीक है। तो जो फेशियल नर्व है, इस फेशियल नर्व के ऊपर टच कर रहे हैं, नर्स ने टच किया फेशियल नर्व पे, तो पेशेंट क्या कर रहा है? इसका जो फेस है ना, सिमेट्री देखो आप, इस वाले फेस को इसने क्या कर रहा है? थोड़ा सा ट्विच कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्विच कर रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है, इतना ही आता है, ज़्यादा फाइन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, ड्रामेटिक थोड़ा ना हो रहा होता है ना। तो ये वाला साइड, जिस साइड में टच किया उसी साइड की तरफ ये मसल है ऊपर की तरफ ट्विच कर रही होगी, फेशियल मसल को कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, दैट इज नॉन एज चॉफ्टेक साइन। कौन सा साइन? चॉफ्टेक साइन। कैसे याद रखोगे? C4 चॉफ्टेक, C4 चबाना, ठीक है। तो मुंह पे जो है मुझे चबाता है, तो चबाने का साइड में जो है चॉफ्टेक साइन, ठीक है। बहुत बढ़िया। ना उसमें देखो यहाँ पर BP कफ बांधा और BP कफ को इन्फ्लेट कर रहे हैं। मान चलो इस पेशेंट का BP था 120, तो हम क्या करेंगे? इसको इन्फ्लेट करेंगे 140, 160, 120, मतलब सिस्टोलिक BP से भी ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे, हवा बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो पेशेंट का हाथ देखो, हाथ जो है क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। इसे बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। ये क्या हो रहा है पेशेंट में? कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्पोपेडल स्पाज्म, ठीक है। तो कार्पोपेडल स्पाज्म जो हो रहा है बेसिकली, ये अगेन क्या है? हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट करता है। तो हाइपोकैल्सीमिया के लिए कितने साइन है? 2 साइन, चॉफ्टेक साइन, ट्राउजे साइन, चॉफ्टेक साइन, ट्राउजे साइन। चॉफ्टेक साइन कहाँ पे? फेशियल नर्व पे ट्विच किया तो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इप्सिलेटरल साइड में, चॉफ्टेक साइन। ट्राउजे साइन में क्या हुआ? हाथ के ऊपर BP का बांध के उसे जब इन्फ्लेट किया तो हाथ में क्या आया? कार्पोपेडल स्पाज्म। क्या आया? अच्छा, सेम साइड में, अदर साइड में, सेम साइड में, भाई जिधर स्पाज्म, जिधर इंडिकेशन होगी उधर ही, दिस इज नोन एज कार्पोपेडल स्पाज्म। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड एंड द थायराइड सर्जरी और द थायराइडेक्टोमी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यही इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये एक इमेज और है ऑस्मोसिस का, ये भी अच्छा इमेज है। ओके, देखो ये जो है ना, ये नर्व जो है कान के पीछे की तरफ से आ रही है, दिस इज येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, दिस इज फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की ब्रांचेज आपको दिख पा रही है, कोई इशू नहीं है, मैंडिबल भी है, मैक्सिलरी भी है, ऊपर की तरफ जो नेजल साइड में जा रही है, कान के पीछे की तरफ से देखो ब्रेन स्टेम है ना, पीछे ब्रेन स्टेम से निकल रही होगी ना। ओके, यहाँ पर जो है रेड पॉइंट पे हमने टारगेट पे ट्विच किया, तो ट्विच करने पर ये आसपास की मसल्स को इनर्वेट करेगा और इसको उठा देगा। देखो क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है? क्लिनिकल फाइंडिंग एसोसिएटेड विद द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के साथ जो मिलता है विच इज नोन एज चॉफ्टेक साइन। क्या होता है इसके अंदर? परफॉर्म्ड बाय द टैपिंग द चीक। चीक को क्या करते हैं? टैप करते हैं। कहाँ पे? 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ईयर। ईयर के कितना आगे चल के? 2 सेंटीमीटर आगे चल के। कितना आगे? ये जो ईयर है ना, ईयर के कितना? 2 सेंटीमीटर आगे। कितना? कभी एग्जाम में अगर डिटेलिंग पूछ रहे तो आपको बताना पड़ेगा कितना। ईयर के 2 सेंटीमीटर आगे चल के यहाँ पर फेशियल नर्व को टच किया, तो परफॉर्म द टैपिंग द चीक 2 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द ईयर, ट्रिगरिंग स्टिमुलस ऑफ द फेशियल नर्व। कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व नंबर 7, CN7 लिख रहा है ना, CN7 मतलब क्रेनियल नर्व 7 को आप ट्रिगर कर रहे हैं, फेशियल नर्व को आप ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो, या तो नो कॉन्ट्रैक्शन होगा फेशियल मसल, अगर फेशियल मसल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब टेस्ट कैसा आया? नेगेटिव। टेस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब कैन नॉट एक्सक्लूड हाइपोकैल्सीमिया।
अगर टेस्ट नेगेटिव आया गया, इसका मतलब ये नहीं कि हाइपोकैल्सीमिया नहीं है। कैन नॉट एक्सक्लूड हाइपोकैल्सीमिया का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हाइपोकैल्सीमिया नहीं है, एज ए पॉसिबल डायग्नोसिस, ठीक है, नॉट ए कंक्लूसिव फाइंडिंग। ये बस एक पॉसिबल माना जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम आप निष्कर्ष निकाल दो कि अगर आ गया ट्विच नहीं आ रहा इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिया। हो सकता है ब्लड में अभी इतना सिग्निफिकेंटली कम ना हुआ हो कि आपको दिखने लग जाए, ठीक है, बस एक फाइंडिंग होती है कि चॉफ्टेक साइन एसोसिएटेड विद द हाइपोकैल्सीमिया। अगर दिख रहा है तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और नहीं दिख रहा तो इसका मतलब नहीं कि हाइपोकैल्सीमिया ही नहीं है, ब्लड में कम हो गया, ग्रेट। नाउ अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, इप्सिलेटरल ट्विचिंग ऑफ द माउथ एंड द पेरी ऑर्बिटल मसल। तो माउथ की और पेरी ऑर्बिटल जो कैविटी है, इस पूरी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल कैविटी, तो पेरी ऑर्बिटल जो मसल्स है, ये वाली मसल और माउथ के आसपास की जो मसल्स है सेम साइड के, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव कब पॉजिटिव आ सकता है, तो मोस्ट कॉमन इज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सियम मोस्ट कॉमनली पॉजिटिव आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाइपोकैल्सीमिया में आता है। आपको हाइपोकैल्सीमिया याद रखना, उसके अलावा अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं तब भी आ जाता है ये पॉजिटिव। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हो तो भी पॉजिटिव आ जाता है, किडनी फेलियर में पॉजिटिव आ जाता है, एक्यूट पैनिक्रेटाइटिस में पॉजिटिव आ जाता है, और मेडिकेशंस के साथ पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन आपको याद कौन सा रखना है जो एग्जाम में आता है, विच इज हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज योर ऑल द चॉफ्टेक साइन। क्या बता पाओगे, अगर आपको एग्जाम में एक इमेज आए और उसमें इस तरह का एक इमेज दे और आपको पूछे कि यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट को, बता पाओगे कौन सा टेस्ट है? डेफिनेटली ईयर के सामने कितना 2 सेंटीमीटर आगे चल के। इज दैट ग्रेट? क्यों हुआ था हाइपोकैल्सीमिया, ये भी क्या मुझे समझ में आ गया? बिल्कुल, इमेज आती है ना, इमेज आजकल बहुत पॉपुलरली होती है एग्जाम्स के अंदर, इमेज को है ना बहुत अच्छे से फोकस करना है। ग्रेट है, चलो यहाँ तक अगर किसी को डाउट समस्या है तो पूछो, बाकी तो ये जो आज मैंने पढ़ाया उसका ग्रेट है। यहाँ पर हमारी थायराइडेक्टोमी जो है पूरी तरह से खत्म हो गई। ग्रेट है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।